हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, 4 अक्टूबर 2024 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा हाफ ईयरली के एग्जाम को कंडक्ट किया गया था। आप सबों ने एग्जाम दिया है, आप सबों ने क्वेश्चंस को देख रखे हैं, आप सबों ने क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मैच भी किए होंगे। आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपकी कितनी मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं। लेकिन आज मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा जो हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चंस में थे। आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर को देखना कि जो क्वेश्चन आपकी गलत हुई है वो क्यों गलत हुई है, और आप उसको करेक्ट भी करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि आने वाले फाइनल एग्जाम में हो सकता है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सके। तो चलो बिना देर किए हुए हम लोग आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये था, कैंडला इज द एसआई यूनिट ऑफ। आपको पता है कि 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट होते हैं, है ना? उनमें से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला होती है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस की यूनिट क्या होती है? मोल। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो कैंडला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। आपको पता है कि टोटल बेसिक 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कौन कौन होते हैं बताओ? एक मास होता है, एक लेंथ होता है, एक टाइम होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, और एक क्या होता है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो टोटल कितने बेसिक फंडामेंटल यूनिट है? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु प्रपोज द लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो 2 कंपाउंड भी बन सकता है और 2 से ज्यादा कंपाउंड भी बन सकते हैं। N2O4, आप ले लो NO2, आप ले लो N2O। तो जब 2 एलिमेंट या 2 एटम्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसे जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज इज। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12, H22 और O11, यानी कि 12 इंटू 12। आपको पता है कि सारे एटम के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। हाइड्रोजन का हो गया 22, ऑक्सीजन हो गया 11 इंटू 16। ऑक्सीजन मास हो गया 16, हाइड्रोजन की मास हो गई 1 और कार्बन की मास हो गई 12। तो 12 इंटू 12 प्लस 22 एंड 11 इंटू 16 सॉल्व करेंगे तो आएगा 342 यूनिट। 342 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलो फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 10 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर होता है। मोल कितना दिया गया? 10, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देयरफॉर n बराबर कितना हो जाएगा? n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10, that will be n is equal to 6.022 into 10 to the power 24 पार्टिकल। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? 10 to the power 24 पार्टिकल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिख रहा है। किए हो? इसको देखो, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1 मोल ऑफ अमोनिया इज ऑफ 17 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ अमोनिया। कह रहा है 1 मोल अमोनिया का वजन किसके बराबर है, 17 ग्राम के बराबर है। देयरफॉर 0.3 मोल ऑफ अमोनिया का वजन 17 इंटू 0.3 ग्राम के बराबर होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 5.1 ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन कह रहा है ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 52.17% ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 52.17। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 13.04। एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, तो 34.78%। ठीक है, अब सबका एटॉमिक मास निकाल लो। कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितना, 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम। अब परसेंटेज को मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दो। दैट इज 52.17, यहां पे होगा 13/12 होगा ना, 13.04/1, और यहां पर होगा 34.78/16। इसको आप सॉल्व करके देखो कितना आता है, 16 दूनी की 32, यानी 2.1 के आसपास मिले लो इसको, और ये हो जाएगा 13.0, और ये हो जाएगा 4.1 के आसपास मिले लो इसको। ठीक है, राउंड फिगर करके मैं ले लिया हूं। अब यहां पे निकाल लो सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे पता करते हैं, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सारे में डिवाइड किया जाता है, यानी 4.1 डिवाइड बाई 2.1, तो वैल्यू लगभग 2 के बराबर आ जाएगा। 13/2.1 वैल्यू लगभग 6 के बराबर आ जाएगा, है ना। और यहां पे 2.1 डिवाइड बाई 2.1 लगभग वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मिला, C2H6 और O मिला। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मिला, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ द गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 46। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास देख लो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 12, कार्बन का 12 ग्राम होता है, हाइड्रोजन हो गया 6, एक ऑक्सीजन का वजन कितना है, 16। सॉल्व करेंगे आएगा 46 ग्राम। ठीक है ना। नाउ आपको पता करना पड़ेगा एन क्या होता है, एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया गया क्वेश्चन में, 46, और इंपेरिकल कितना दिया गया, 46। वैल्यू कितना मिल गया, 1, है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, C2H6O, तो कितना मिल जाएगा, C2H5OH। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही दिखेगा। ठीक है, इसको देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 8 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4 kg, व्हाट इज द मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये नहीं होता है, यूनिट क्या होता है, मोलर। मोल आपके पास कितना है, 8, और सॉल्वेंट कितना दिया गया है, 4 kg, तो कितना आ जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही दिख रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार सही नहीं है।
देखो लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन रिएक्शन में पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप रिएक्शन को बैलेंस चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। रिएक्शन संतुलित होगा मतलब वो लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, और रिएक्शन अगर संतुलित नहीं होगा या रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो वो लॉज ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। देखो इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़िए, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है मतलब ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे फास्फोरस 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 10 है, दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस है मतलब ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। आगे देखो CH4 यानी 1 कार्बन 1 कार्बन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ये भी आपका सही है। तो कौन सा रिएक्शन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर सकते हो, बहुत आसान सा था। इसको देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 है मैग्नीट्यूड ऑफ फेमटो। देखो फेमटो हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर -15 मीटर को, किसको 10 टू पावर -15 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। आपके पास है 635460, इसका साइंटिफिक नोटेशन करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में पहले वैल्यू के बाद पॉइंट दिया जाता है, तो 6.354 हो गया, और 10 टू के पावर फॉर्म में लिखो, 10 टू द पावर कितना फॉर्म होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 के बाद पॉइंट दिए हो तो 10 टू द पावर क्या होगा, 9 होगा। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको सही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया गया है 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया 14, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 13 हो जाएगा, और मास नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना हो गया 13 और न्यूट्रॉन हो गया कितना 14, सॉल्व करेंगे आएगा 27, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 13 एंड 27। क्लियर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपको सही मिलेगा। ठीक ना, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, जेम्स चैडविक ने, और सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहे कि व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल रीजन का रेडिएशन कहां से होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर का। विबग्योर आते हैं ना इसमें, क्या आते हैं, विबग्योर आते हैं, जो कि विजिबल रीजन के अंदर में कंसीडर होता है। कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए आपको सही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा दिया गया 10 नैनोमीटर, नैनोमीटर बोले तो 10 टू द पावर -9 मीटर इंटू 10। सॉल्व अगर करते हैं तो 10 टू द पावर -8 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, लैम्डा सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है 10 टू द पावर -8। सॉल्व करें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, यानी 3 इंटू क्या होगा 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको सही मिलेगा। ठीक है,
इसको देखें, उसके बाद अगली क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्टेन्ड। देखो सेकंड ऑर्बिट यानी बाल्मर सीरीज की बात करेगा भाई, ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड तक हो रही है ना, तो सेकंड पर कौन सा सीरीज काम करता है? बाल्मर सीरीज, जो विजिबल रीजन पे वर्क करता है। किस रीजन पे? विजिबल रीजन पे वर्क करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए आपको सही दिखेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी कितना होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दैट इज E1। फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो -13.6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो 1 का स्क्वायर। Z बोले तो एटॉमिक नंबर और N बोले तो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसको कट कुट करेंगे तो E1 बराबर क्या मिलेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बट क्वेश्चन में जूल के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको एक बात पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। सॉरी, सिर्फ जूल लेके चलो। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो E बराबर होगा -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कर सकते हो? चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। हु फाउंड आउट अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डुअल नेचर को किसने एक्सप्लेन किया था? डी ब्रोगलीज ने। किसने? डी ब्रोगलीज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg, मास आपके पास कितना दिया गया? 0.5 kg दिया गया है। मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी है 6.626 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल? डुअल नेचर इस्तेमाल करें, लैम्डा बराबर क्या होता है? H/m इंटू v। किसके अकॉर्डिंग? डुअल नेचर ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग। अब आपको पता करना है वेवलेंथ। H कितना? 6.626 इंटू 10⁻⁻34, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। m कितना है? 0.5 और v कितना है? v है आपके पास 6.626। ये और ये आपका कट जाएगा, इसको हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, 5 से चले जाएंगे 2 टाइम में, यानी लैम्डा बराबर होगा 2। लैम्डा बराबर होगा 2 इंटू 10⁻34 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 2 इंटू 10⁻34, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कर सकते हो? इसको देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी और पोजीशन का अनसर्टेनिटी दोनों इक्वल है, देन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाय, आपको पता है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई होता है। डेल्टा पी के जगह पे आप रख दो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स। अच्छा, इसको इक्वल टू भी लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तो मैं सिर्फ इक्वल टू का इस्तेमाल कर लेता हूं, तो H/ क्या होगा? 4 पाई होगा। दैट इज डेल्टा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू H/4 पाई। देयरफॉर
डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्लियर है, इसको देखो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल वैल्यू इज 1। देखो जब एल का वैल्यू 0 होता है तो एस सब सेल बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है, ऐसा दिखता है ये। एल का वैल्यू 1 तो पी सब सेल बोलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल होता है, डम्बेल होता है। शेप कैसा दिखेगा, डम्बेल का स्पेलिंग गलत लिखा गया, ठीक है, डम्बेल, डम्बेल ऐसा दिखेगा आपका। इसके बाद एल का वैल्यू 2 हो तो डी कहते हैं, जिसे डबल डम्बल, डबल डम्बल, डम्बल ऐसा दिखता है ये, एक डम्बल ऐसा, एक डम्बल ऐसा। और एल का वैल्यू 3 हो जाए तो एफ सब सेल बोलते हैं। और इसका शेप कैसा होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो एल का वैल्यू 1 पे कौन सा शेप मिलेगा, डम्बल शेप मिलेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। देखो क्वांटम नंबर वैलिड है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहला है कि ये जो चारों वैल्यूज है ना, ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एन एल के बराबर नहीं होगा, एम के बराबर नहीं होगा, एस के बराबर नहीं होगा। मोस्टली हम लोग एन और एल की चर्चा करते हैं, ठीक है। मतलब एन से बाकी सारे वैल्यू छोटी होंगी, एन से सारे वैल्यू छोटी होंगी, एन से सारे वैल्यू छोटे होंगे। ध्यान देना, जैसे यहां पे n4 है तो l क्या छोटा है, बिल्कुल है, ये आपका सही है। आगे बढ़ो। n1 है, क्या बाकी वैल्यूज 1 से छोटा है, नहीं। देखो ये बड़ा आ गया ना, मतलब ये आपका सही नहीं है। आगे बढ़ो। n5 है, क्या सारे वैल्यूज बाकी छोटी है, बिल्कुल छोटी है, मतलब ये भी सही है आपका। आगे बढ़ो। n4 है, क्या बाकी वैल्यू छोटी है 4 से, बिल्कुल है, मतलब ये भी सही है आपका। तो कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट है। कहां पर, यहां पर, ठीक है। इसका n का वैल्यू अगर 1 है ना, तो l का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। यानी l क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, 0, और n बोले तो 1-1, दैट इज 0 से लेकर के 0। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू हर हाल में 0 ही होना चाहिए, जबकि यहां पे l का वैल्यू कितना है, 2 है। यानी ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, या करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एज 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 4 रखा गया है, यानी n बराबर कितना बोला गया, 4, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कैसे निकालते हैं, 2n का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 16, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। बताओ 32 कौन सा ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का जिक्र करें। द वैल्यू ऑफ एन एल एंड एम फॉर 3p, 3p, ठीक है। देखो पहला वाला जो होता है ना, इसको n कहते हैं, दूसरे वाले को हम लोग l कहते हैं। मतलब n बराबर कितना मिल चुका है, 3 मिल चुका है। और l p के लिए कितना होता है, तो 1 होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। और m कहां से लिखते हैं, तो -l से लेके +l तक लिखते हैं, यानी कि -1 से लेके +1 हो जाएगा, यानी -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा। मतलब n का वैल्यू 3 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल है, l का वैल्यू 1 भी है, और m का वैल्यू 0 पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कर सकते हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज एज फॉलोज। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कौन सा रूल के अकॉर्डिंग होता है? आपको पता है, हुंड्स रूल। किसके अकॉर्डिंग? हुंड्स रूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहां पे? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z इक्वल टू 24। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? आर्गन 3d5 एंड 4s1। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। किस वजह से? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लो, D5 एंड 4s1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सही है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू। देखो पीरियड्स क्या होता है? लेफ्ट टू राइट है ना, इसी को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। यहां पे n होता है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इस तरीके से टोटल 7 होते हैं। और ये n को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज मुख्य क्वांटम संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड? डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को कहते हैं। अल्कली मेटल को हम लोग एस ब्लॉक को कहते हैं। एस ब्लॉक में भी कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 1। ट्रांजिशन एलिमेंट दिस इज अ डी ब्लॉक। ये क्या है? डी ब्लॉक है। और नोबेल गैस दैट इज ग्रुप नंबर 18। तो डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1d, 1 से लेकर के 10 तक। मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। और एक होता है ns, 1 से लेकर के 2 तक। s में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। O2 माइनस F माइनस सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस 2 आर कॉल्ड। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? चेक करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ये कैसा स्पीसीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी कि अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आपका कम होगा। और साइज अगर कम होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब साइज ज्यादा होना चाहिए। बताओ इनमें से साइज ज्यादा कहां पे दिख रहा है? बी वाले में देखो एस ऑर्बिटल तक गया हुआ है। यहां पे आपका साइज क्या है? ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्लियर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो क्या कह रहा है कि चाल्कोजेन आर एलिमेंट ऑफ ग्रुप। देखो चाल्कोजेन हम लोग ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं बाबू, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 को इनर्ट गैस बोला जाता है। ग्रुप नंबर 16 को आप कह सकते हो ऑक्सीजन फैमिली, या फिर आप इसको कह सकते हो चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन फैमिली क्योंकि यहां से आपका जो है ना ओर्स बनते हैं, बेसिकली क्या बनते हैं, ओर्स। ग्रुप नंबर 12 को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 2 को कहते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कौन सा है चाल्कोजेन फैमिली, ग्रुप नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, द स्मॉलेस्ट आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, साइज उतनी ही छोटी होती है, साइज उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। जैसे सोडियम प्लस, इससे बड़ा साइज किसका होगा, सॉरी इससे छोटा साइज किसका होगा, मैग्नीशियम +2 का। इससे छोटा साइज किसका होगा, एल्युमिनियम +3 का। और इससे भी छोटा साइज किसका होगा, तो सिलिकॉन +4 का। मतलब सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है, सिलिकॉन +4 वाला दिख रहा है। साइज में सोडियम प्लस बड़ा है और साइज में सबसे छोटा कौन है, सिलिकॉन +4, ठीक है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही साइज छोटा, ऐसे याद रखना। साइज में नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है और उसके बाद पॉजिटिव होता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल NH3। देखो NH3 की हाइब्रिडेशन क्या होती है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे, sp3 क्या होती है, sp3 निकालने आता ना हाइब्रिडेशन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5, मोनोएटॉमिक कितना है आपके पास 3 हाइड्रोजन के रूप में, एनायन है 0 और केटायन भी है 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो गया, 5 और 3 8/2, यानी वैल्यू आया 4, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। और यहां पर देखो लोन पेयर मौजूद है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से इसकी शेप क्या हो जाएगी, पैरामिडल हो जाएगी। कैसा हो जाएगा, पैरामिडल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ट्राइगोनल पैरामिडल, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना। देखें अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स इन लीनियर मॉलिक्यूल। एक आपका लीनियर मॉलिक्यूल है, रेखीय मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड एंगल कितना होगा ये पता करना है। जैसे ये आपके पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन BCl3। देखो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो होता है 3। मोनोएटॉमिक कितना है आपके पास, क्लोरीन के फॉर्म में है 3। एनायन कितना हो गया 0, केटायन कितना हो गया 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक करेंगे तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोएटॉमिक प्लस एनायन माइनस केटायन बाई 2, दैट इज 3 + 3 + 0 - 0/2, 3 3 = 6, 6/2, वैल्यू आया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर बोरोन है, Cl है और Cl है, कितना लोन पे सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। सिग्मा हो गया 3, लोन पेयर हो गया 0, अभी भी वैल्यू 3 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ HCH इन मीथेन मॉलिक्यूल।
मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, या कभी कभी इसको 109 डिग्री 5 मिनट भी लिख देते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल ना, क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ये हो गया इथीन मॉलिक्यूल। आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। और मल्टीपल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगा, बाकी सब क्या होता है? पाई। तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। तो टोटल सिग्मा कितना मिल गया? 1 2 3 4 और 1 5। और टोटल पाई कितना हो गया? तो 1 हो गया। सिग्मा का संख्या 5। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है? चेक करते हैं। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल करें तो 1 सिग्मा s एंटी बॉन्डिंग, 2 सिग्मा s एंटी बॉन्डिंग, 2 पाई px इज इक्वल टू 2 पाई py, 2 सिग्मा pz, 2 पाई px एंटी बॉन्डिंग, 2 पाई py एंटी बॉन्डिंग एंड 2 सिग्मा pz एंटी बॉन्डिंग। ये 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बढ़ते क्रम में एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया ऑर्बिटल्स का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां जाएगा, 2 4 6 8 10 12 और 2 14। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? डायमैग्नेटिक की तरह। ये आपका सही है। ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। 2 ही टाइप के मैग्नेटिक होते हैं, एक डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता, जैसे कहीं एक लिखा दिख जाता, भाई यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, 2 2 2, सब जगह पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और 2 कहने का मतलब पेयर्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं तो डायमैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक बोलते। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 1 2, यानी कि 2 दूनी की 4 बटा 2, तो 6 बटा 2, यानी वैल्यू कितना आएगा? 3। यानी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहां पे 2 दिया है जो कि नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल इज 13। नहीं, इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होता है? 14 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द रूल ऑफ ऑक्टेट नॉट ओबे। जैसे CH4 है, क्या है? CH4। तो हर एक कंपाउंड सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। इसी रूल को हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? देखो तो यहां पे 2 4 6 और 2 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है PCl5। तो PCl5 ऐसा होता है, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो और एक 5 ले लो, ऐसा ले लो। क्या फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है? देखो तो 2 4 6 8 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना था? 8 ही होना था।
तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है NH3 वाला। NH3 ऐसा होता है, यहां पे होता है लोन पेयर, ठीक है। ऑक्टेट रूल है, देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और 2 हो गया 8। यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद है वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक लोन पेयर ऊपर की तरफ, एक लोन पेयर नीचे की तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 2 6 और 2 8, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो PCl5 कंपाउंड ऐसा है जहां पे लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होते हैं। क्लियर है? तो बच्चों टोटल इतने ही क्वेश्चन था आपका हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन के दौरान। आई होप आपको 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और आपने जो सॉल्यूशन किया है एग्जाम में, आपने घर लाके मिलाया भी होगा कि आपने कितना आंसर को सही किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका कितना आंसर सही हो पा रहा है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।